शायद कोई ऐसा रास्ता निकलता हो कि मैं अपना सारा वाइंड अप करूं बिजनेस, ये सारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मैं इन्वेस्ट करूं और पैसा कमाऊं भाईजान मैं। तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि ये हो भी सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, मैं इंडियन से ही बात करूंगा, अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है तो मुझे ज़रूर मैसेज में बताइए। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बरे सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं। ये प्राउड है हमारे लिए। जब मर्जी अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को टीवी में ऊपर लाने के लिए, दुनिया में ऊपर लाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, नोट अंदर करने के लिए आप जब मर्जी कश्मीर का रोना शुरू कर देते हैं। और भाई साहब, कश्मीरियों से पूछो जाके, इंडिया के कश्मीर जो हैं वो हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका हमारा यूट्यूब चैनल सिलेटी भागमोशाई। दोस्तों, भारत पहले तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और अब भारत 7वीं बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बन चुकी है। दोस्तों, ये बहुत ही खुशखबरी है और प्राउड करने वाली बात है भारत के लिए। हमारा भारत आगे जा रहा है और हम सब इस पे गर्व महसूस करते हैं। लेकिन ये बात से कुछ पाकिस्तानी जल रहे हैं और कुछ पाकिस्तानी तो भारत पे इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं और भारत पे बिजनेस करना चाहते हैं। पाकिस्तान का एक हमारा मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है, आबिद अली नाम है उनका रिएक्शन देखने की लायक है और वो क्या बोल रहे हैं आप सुनिएगा। मैं वादा करता हूँ आपको ये वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुएब भाई, अभी जो आपने खबर सुनाई कि हांगकांग दुनिया की एक पावर बना हुआ था, इकोनॉमी में भी, स्टॉक एक्सचेंज में भी, हर चीज में वो पावरफुल बना हुआ था। अभी इंडिया ने उसे बीट किया। अब इकोनॉमी में, उसमें स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया ने हांगकांग को बीट करके उसकी जगह, उसकी सीट इंडिया ने संभाल ली। ये तो हो गया स्टॉक एक्सचेंज। अभी आए थोड़ा सा पीछे, जो हर बंदे ने खबर सुनी हुई, लेकिन मेरे तरीके से किसी ने नहीं सुनी हुई। अभी मैं आपको बताता हूँ बरतानिया के बारे में कि बरतानिया, देखिए इस टाइम किसी एक टाइम था कि बरतानिया में सुना जाता था, जिस पता चलता था, किताबों में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि बरतानिया बरे सगीर पाक हिंद पे जो है इसने हुकूमत की, इसका कब्जा था, रूल किया इसने, पूरे बरे सगीर के ऊपर इसने पावर दिखाई अपनी। इवन के सुनने में ये भी आता था कि इधर से कीमती चीजें निकाल के ले गए हुए हैं, जैसे कोहे नूर है, मलका एलिज़ाबेथ के ताज के बीच में वो कोहे नूर जो है ना, हीरा, वो रखा गया हुआ था। जिससे समझने में ये आता था कि बरे सगीर में से बरतानिया सब कुछ सोने की चिड़िया निकाल के ले गया इधर से। जो कहा यह जाता था कि भाई बरे सगीर जो सा वो सोने की चिड़िया है और वो सारा कुछ लूट के कह लें या जो भी, जैसे भी वो यहाँ से ले गया अपने। अभी आए मेन मुद्दे पे, जो इतनी स्टोरी सुनाने का जो मकसद था उसके ऊपर आते हैं। देखिए, बरतानिया दुनिया के 5वें नंबर पे इकोनॉमी पे था। इंडिया ने उसे बीट किया, ऐसे साइड पे किया और 5वें नंबर पे इंडिया आके बैठ गया। ये तो छोटी सी बात है सर, अभी आगे चलिए, अभी आगे मजा आएगा आपको। अब आप देखें, हम सुनते थे कि बरतानिया ने हुकूमत की बरे सगीर पाक हिंद पे। आपको पता है बरतानिया पे इस टाइम हुकूमत कौन कर रहा है? उसके बारे में भी देखें। वजीर आजम कौन है बरतानिया का? इंडियन ऋषि सनत इंडियन है। आज वो गोरों पे हुकूमत कर रहे हैं। ये प्राउड है हमारे लिए। आप ये देखें कि जिसे हम कहते थे कि वो एशिया में से सब कुछ निकाल के ले गया, उससे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है भाई। अब बरतानिया कुछ भी नहीं है इंडिया के आगे इकोनॉमी में भी। तब के बरसगीर में, तब के हिंदुस्तान में और आपके हिंदुस्तान में बड़ा फर्क है, क्योंकि बांग्लादेश अलहदा हो चुका है, पाकिस्तान अलहदा हो चुका है। अब अगर ये सब इकट्ठे होते तो शायद इससे भी बड़ी इकोनॉमी होती। और आपने रशीद सनत की बात की, मैं कहता हूँ अभी तो यूएस की जो प्रेसिडेंटशिप है उसके लिए भी कैंडिडेट इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं। जी सर, बिल्कुल आ रहे हैं। और उसमें एक सिख भी है, एक हिंदू भी है, एक मुस्लिम भी है उसके बीच में। लेकिन पावरफुल जो है वो इंडियन है और उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ये सर आने वाले टाइमों में, देखिए मुझे इस चीज का दुख नहीं है, तकलीफ नहीं कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। मुझे तकलीफ और खुशी ये है कि उनके ऊपर बैठे हैं हमारे एशियन। हमारे देखिए ना कि बरे सगीर पाक हिंद पे कौन हुकूमत करता था? गोरों ने क्या क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या जुल्म नहीं किया हमारे पर गोरों ने। आज देखें इंडियन उनके ऊपर मुसल्लत हो चुके हुए हैं। तो मैं इंडियन को सलूट करता हूं और इंडियन से ज्यादा
प्राइम मिनिस्टर मोदी पे सलूट करना चाहूंगा। उन्हें क्यों सलूट करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने लोगों को पावरफुल बनाया, अपने लोगों को स्टडी से पावर दी, अपने लोगों को देखिए आज कहां से कहां ले गए कि दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है भाईजान। पता है, उन्होंने अब ये भी प्रॉमिस किया है कि अगर थर्ड टेन्योर उनका आता है, तीसरी दफा हुकूमत आती है, तो वो तीसरी बड़ी इकॉनमी दुनिया की देखिए उसके बारे में बताता हूँ। 4 ट्रिलियन जो है ना मौजूदा उनकी इकॉनमी है, 4 ट्रिलियन। हाँ जी। अभी वो 5 ट्रिलियन का उन्होंने प्रॉमिस किया है, नेक्स्ट ईयर जो है वो 5 ट्रिलियन पे जाएंगे इंडियंस। उनका टारगेट है ये। अभी दुनिया की तीसरी इकॉनमी इंडिया ने बनना है तकरीबन। मैं आपको बीच वाली बात बताऊं, अंदर वाले खाते में इंडिया दुनिया की तीसरी इकॉनमी बन चुका हुआ है। जो अभी नाउ सर आप हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं, मेरी हमेशा हर बात पे हंसते हैं आप लोग। मैं हंसता नहीं हूँ, लेकिन देखिए कैसे अंदर खाते दुनिया की तीसरी सर मैं बताता हूँ कि इंडिया अंदर वाले खाते में तीसरी बड़ी इकॉनमी बन चुका हुआ है। 5 ट्रिलियन के ये करीब पहुंच चुके हुए हैं, अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं। देखिए हर चीज में कोई वजह होती है। ये बताएं, हमने इंडिया 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 किया, पाकिस्तान ये सारे मामलात में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बात कर लें, पाकिस्तान की इकॉनमी की बात कर लें, पाकिस्तान में इस टाइम जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जैसी भी है, डॉलर का जो रेट है, ये हम कहाँ पे खड़े हैं? हम इसके ऊपर बात हमें मेरे ख्याल से करनी चाहिए। शुएब भाई मुझे अभी मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा था, जो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आपको। आप यकीन कीजिए मेरे जितने बिजनेस है ना, मेरी फैक्ट्री है, मेरे अपनी ब्रांचें हैं, 5 ब्रांचें हैं, तो मेरी अपनी ये ख्वाहिश है, यकीन कीजिए कि जो भी बिजनेसमैन होगा ना, वो डूबती हुई कश्ती पे कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो उस कश्ती पे पैसा इन्वेस्ट करेगा जो ऐसे जो लहरों को चीरती हुई निकल रही हो। तो वो अभी मौजूदा इंडिया है वो। तो मेरी अपनी ख्वाहिश है, यकीन करें, देखें ये हो नहीं सकता, मुझे भी पता है, शायद कोई ऐसा रास्ता निकलता हो कि मैं अपना सारा वाइंड अप करूं बिजनेस, ये सारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे मैं इन्वेस्ट करूं और पैसा कमाऊं भाईजान मैं। तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता नहीं है कि ये हो भी सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, मैं इंडियन से ही बात करूंगा, अगर कोई ऐसा मामला हो सकता है तो मुझे ज़रूर मैसेज में बताइए। आबिद भाई ये कह रहे हैं कि मैं अपनी जो फैक्ट्री है या जितना भी जो भी बिजनेस है वो वाइंड अप करके इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात है, और इनसे ये सख्त सवाल पूछूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, और क्या ये पॉसिबल है भी है कि इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में कोई फॉरनर या कोई पाकिस्तान से इन्वेस्ट कर सकता है? ये कमेंट में आप बताइएगा, आप पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहते? मोहब्बत आपको आप कहते हैं जी पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, मेरे बच्चे पाकिस्तान में, तो आप जो सा वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहे हैं। आपने बड़ा सख्त और बड़ा ही प्यारा सवाल पूछा है, इसका जवाब मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने अभी एक एग्जांपल दिया है, आप मेरे ख्याल से समझे नहीं, मेरी ऑडियंस समझ गई हुई है कि जो कश्ती डूब रही होती है ना, उस पर इन्वेस्ट कोई भी नहीं करता, बिजनेसमैन खास तौर पे। जो कश्ती समुद्र की लहरों को चीरते हुए गुजर रही हो बीच में से, हर कोई उस पर इन्वेस्ट करना चाहता है। डेफिनेटली वो पैसे आएंगे तो पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो जी जी बिल्कुल, वो पैसे सारे घूम फिर के पाकिस्तान में आएंगे। और एक और चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं कि हम लोग वाकई मुहब्बे वतन है। अभी देखिए ना कि हमें पॉलिटिशियन जो मिले हैं आज तक, सर आप इस चीज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप इस चीज को समझिए। और आप ये देखें कि वो लोग सारा पैसा बाहर इन्वेस्ट किया, उन्होंने लंदन में महल बनाए अपने, आज पाकिस्तान के इज्जतदार लोग हैं वो लोग, लेकिन उनका पैसा रिटर्न पाकिस्तान नहीं आ रहा। उधर ही उन्होंने अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, जो भी बिजनेस को बनाया, जो भी बिजनेस किया उधर ही किया, और उन कंपनियों में वो पाकिस्तानी वर्कर नहीं रखते। ये आपको अंदाजा नहीं है कि इतना वो, वैसे वो पाकिस्तानी है, वोट पाकिस्तान से लेते हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के बनते हैं, पाकिस्तान में उनके बहुत हेलो हाय स्लो सलूक है, और वो लोग अपने, मुझे किसी ने बताया है ये कि वो अपनी कंपनीज में पाकिस्तानी को नहीं रखते, इंडियंस को प्रेफरेंस देते हैं वो लोग। तो देखिए मैं अगर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो वो पैसा घूम फिर के पाकिस्तान में आएगा। और हमारी तो ख्वाहिश ये है सर, हमारी तो ख्वाहिश ये है कि हम इतना डॉलर पाकिस्तान में लाएं जैसे अंधेरे खत्म कर दें। हमारी तो ख्वाहिश ये बात है और अच्छी सोच है। मैं कहता हूं कि किसी भी कंट्री के साथ हमें बिजनेस करना चाहिए। जो आबिद भाई ने बात की है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, एट द एंड पाकिस्तान का पैसा होगा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी फायदा होगा, और पाकिस्तान का बिजनेसमैन डेवलपमेंट की तरफ जाएगा, बेहतरी की तरफ जाएगा। आबिद भाई आपने बोला कि भाई पाकिस्तान के जो उनसे इन्वेस्टर हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बाहर के कंट्रीज में इनकी फैक्ट्रीज हैं, बिजनेस हैं, वहाँ पे ये इंडियंस को ऐसे मतलब ये एम्प्लॉय रखते हैं, मैनेजमेंट पोस्ट पे रखते हैं। क्या वजह है? एजुकेशन की वजह से, स्किल्ड लेबर की वजह से, या फिर कोई और वजह है पाकिस्तानियों को नहीं? सर एक्चुअली आप देखिए, मेरी सारी बातें हमेशा मैं कर चुका हूँ, ये बातें दोबारा रिपीट करता हूँ। वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनका फोकस है एजुकेशन। एजुकेशन से क्या होता है कि आप इंजीनियर बनते हो, आप बड़ी पोस्टों पे आते हो। अभी मैं रिसेंटली इंटरव्यू में बता रहा था कि पूरी दुनिया में CEO इंडियंस, मैनेजर इंडियंस,
किसी बड़ी पोस्ट पे आप देखिए इंडियंस, तो इसी तरह यूएई में चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं तो वो तो सारे इंडियंस ही मिलेंगे। इसी तरह ही आपके हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनकी कंपनी में भी बड़ी पोस्टों पे इंडियंस ही हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं। ये अपनी सोच आप बना लीजिए और ये हकीकत है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 20-20 साल, 30-30 साल, 25-25 साल इन्होंने गवर्नमेंट किया पाकिस्तान में, और कोई पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है जो सड़कों पे खड़ा होकर ये सच बोले। सर देखिए, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इनसे 25 साल का हिसाब मांगे। मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब तो आप मांग ले। मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं 1947 से लेके अब तक जितने वजीर आजम पाकिस्तान में आए हैं, मैं इन सब की बात कर रहा हूं कि इनसे कौन है पूछने वाला कि इन्होंने अपने 5 साल के टेन्योर में क्या किया, इतना इन्होंने कर्जा क्यों चढ़वाया। अगर वो कर्जा पाकिस्तान में आया, वो डॉलर्स पाकिस्तान में आए, तो वो डॉलर्स कहाँ गए, वो कहाँ इन्वेस्ट हुए। सर उनका एक एक रुपए का हिसाब मैं अपनी मोहतरम जो जजेस हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी अदालतें हैं, जो इन चीज़ों को पकड़ते हैं, मैं उनसे अपील करता हूं सर, हमारे पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में आना चाहिए। अच्छा, एक तो ओआईसी की बात करेंगे कि जो इस टाइम जो उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 370, उसकी तरफ आएंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल जो मेरे माइंड में डायरेक्टली आपसे वो लिंक करता है। रशिया के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेके, उन्होंने प्रॉपर अप्रिशिएट किया था, यानी फैन मूवमेंट था पूरा। क्या कहना चाहेंगे? कभी जो है वो एलॉन मस्क कहता है कि मैं फैन हूँ, कभी रशिया के प्रेसिडेंट तारीफ करते हैं, आपका नंबर कहीं पे नहीं आने वाला। देखिए, जब एक गरीब अब एलन मस्क जो हैं वो एक इतने बड़े आदमी, एलॉन मस्क जो हैं वो इतने बड़े आदमी, इंडस्ट्रियों के मालिकार वो बनाते हैं। मेरे ख्याल से फेसबुक भी उन्हीं का ही है, या ट्विटर है उनका कुछ, हाँ जी ऐसा भी उनका कुछ है। ये तो हो गए बड़े लोग। अब ये आप रशिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हो गए। अब इन लोगों के साथ एक गरीब आदमी, आम आदमी का जिक्र कैसे हो सकता है? लेकिन मेरी ऑडियंस जानती है चीज को। सर आपने बताना है कि आबिद अली मोदी जी के बड़े फैन हैं, या एलॉन मस्क बड़े फैन है, या फिर रशिया के प्रेसिडेंट बड़े फैन है। ये आप लोगों ने बताना है मुझे। तब पता चलेगा जब आबिद अली भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, फिर पता चलेगा कि ये वाकई में बड़े फैन अच्छा, है। ये पीछे कर कैमरामैन दिखाएंगे जिस तरीके से ये बड़ी तादाद में इतने लोग खड़े हैं और आप ओपनली कह रहे हैं जी मैं मोदी का बड़ा फैन हूँ। इधर आपको शोएब भाई, रिसेंटली आपको याद होगा कुछ महीने पहले मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट होता बच गया था, तो अभी भी कुछ पता नहीं है कि सॉफ्टवेयर मेरा अपडेट हो जाए, लेकिन मुझे नो प्रॉब्लम। देखिए, जब तक आप सच पे खड़े होंगे, आपका कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने आए। अभी रिसेंटली जो मैंने काबे की छत वाली बात की थी इंजीनियर साहब को लेके, कि उसके ऊपर बड़ा इशू बना है सर। जो मैंने अपनी पाक आर्मी की बात की थी कि काबे की छत के ऊपर खड़े होके भी ये ऐलान करें ना कि हम पाकिस्तान की सियासत में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम इंटरफेयर नहीं करते, तो जब भी ये अवाम जो है, ये लोग यकीन नहीं करेंगे इनके ऊपर। आपकी बात नहीं है, ये पाकिस्तान के एक यूट्यूबर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उन्होंने ये बात की थी। जी। आबिद भाई, कश्मीर के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि कश्मीर एक ऐसा इशू है जो 76 साल से ना हल होने की तरफ आ रहा है। और मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में मैं ये समझता हूँ मेन मसला ये है, जो हमें बताया जाता है कि भाई कश्मीर की वजह से जो उनसे ताल्लुकात नहीं बेहतर हो रहे। उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू किया, उन्होंने वहाँ पे G20 की मीटिंग की, उन्होंने वहाँ पे UAE का जो सा इन्वेस्टमेंट की, और अब 370 जो उन्होंने हटाया था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया कि भाई ये ठीक है, ये लीगल वे में किया गया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अभी OIC ने ये बोला कि भाई हमें इसके ऊपर जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम जो है वो हमें कंसर्न है, हम नहीं समझते कि भाई इंटरनेशनल जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया, तो इसके ऊपर ऐसा फैसला होना चाहिए था। आप क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर वाला गेम। मुझे एक बात बताइए, आप मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाह रहे हो? OIC के हवाले सर, आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाह रहे हो? मेरे बच्चे अपने हैं सर, मेरी बीवी अपनी है, मेरी फैमिली अपनी है। इसके ऊपर अगर मैंने सच बोल दिया ना, तो सर मेरे लिए बड़े मसले मसाइल होंगे। लेकिन इसके ऊपर मैं छोटी सी एक बात बता दूं, शायद आपको सबको समझ आ जाए। जो चीज़ अक्लमंदों को 75-76 साल बाद समझ आई है ना, ये इन्हें पहले समझ आ जाती तो आज कश्मीर में कत्लो गारत, इतनी खूबसूरत जगह सर, ऐसी जन्नत जैसी वादियाँ, उधर कत्लो गारत, बम, पिस्तौल, ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं होनी थी। अगर आपकी 2 साइड बन चुकी हैं, एक साइड इंडिया के पास चली गई, एक साइड पाकिस्तान के पास चली गई, तो सर उसे रहने देना चाहिए था। अगर आप कश्मीर की बात करते हैं, खुदारा ये हाथ जुड़े हुए हैं, फजूल ड्रामा ना किया करें कश्मीर के ऊपर। जब मर्जी अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को टीवी में ऊपर लाने के लिए, दुनिया में ऊपर लाने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए, नोट अंदर करने के लिए आप जब मर्जी कश्मीर का रोना शुरू कर देते हैं। और भाई साहब, कश्मीरियों से पूछो जाके, इंडिया के कश्मीर जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। इंडिया के कश्मीरी सस्ता राशन लेते हैं,
सस्ता आटा लेते हैं, सस्ता पेट्रोल लेते हैं, आसानी से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। और उन्हीं के सामने एक दरिया की परली साइड पे जो पाकिस्तान कश्मीर है, आप कभी उनको पूछो तो सही कि किस तरह, सर सुनिए, उनसे आप पूछिए कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास खाने को अच्छा राशन नहीं है, उनका पेट्रोल बहुत महंगा है, बिजली बहुत महंगी है। और उनके वज़ीर आज़म के आप ऐलान सुनो ना तो अजीबो गरीब ऐलान करते हैं वो। उनके वज़ीर आज़म को मैसेज देता हूँ कि सर, आप अपने हमसाए इंडिया से कुछ सीख लीजिए, अपने लोगों को फ़ायदा देना सीखें, अपने लोगों के लिए जीना सीखें। आज इंडिया के कश्मीरियों को आप कहो कि आपने पाकिस्तान आना है, पाकिस्तान के कश्मीर में आना है, तो आपको ऐसा जवाब देंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये नए से नए टेररिज्म, नए से नए बम धमाके, नए से लोगों को मारना, इससे बाज आओ, खुदा का वास्ता बाज आओ। अच्छा, मुझे बताएं ओआईसी की आज के दौर में, मतलब ये कहा जाता था कि भाई जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, यूनिटी है, ये सब कुछ है, ठीक है, क्या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, क्या आपको लगता है कि भाई इनकी कोई स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है, या इनसे, मैं ये कहता हूँ अगर इतनी वैल्यू होती तो आज जो इस टाइम ये फ़लस्तीन का इशू चल रहा है ये खत्म हो जाए। सर, दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज कितनी हैं? 57 ऑलमोस्ट, अब 57 ऑलमोस्ट मुसलमानों की कंट्रीज हैं। अब आप 57 को एक तरफ कर लो, ठीक है, भारत को एक तरफ कर लो, ठीक हो गया। आप 57 मुल्क किसी बात के ऊपर कोई बयान देते हैं ना, तो उसकी 57 की वो वैल्यू नहीं होती जो एक भारत की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं सर, वो अपने लोगों के साथ सिंसेयर हैं। नहीं, ऐसे मैं ये यहाँ पे ये कहूँगा, इस्लामिक कंट्रीज भी कई ऐसे हैं। अगर हम सऊदीया की बात करें वो तो सबके साथ, अगर हम पाकिस्तान की तरह तो ना सबको समझे, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, वो अपने रिलेशन। अच्छा सर, फिर आज ये अभी मैं ये बातें नहीं करना चाहता। आज आप किस तरफ लेके जाना चाह रहे हो, आज आपके क्या इरादे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहे। अब आए सऊदी अरेबिया को पकड़े, मैं तो पकड़ लूंगा भाईजान। अब पकड़े तुर्की को, ठीक है, अब पकड़े यूएई को। अभी रिसेंटली जो एक इस्लामिक कंट्री जिसे हम किबला अव्वल कहते हैं अपना, उधर जो जंग चल रही है, इन्होंने क्या किरदार अदा किया आपको पता है? किस जगह पे इन्होंने, देखिए इंडिया ने तो प्लेन भेजा राशन का भर के गरीब लोगों के लिए, जो लोग सिसक रहे थे, जो पिलक रहे थे, जो लोग मर रहे थे उधर गजा में मेडिसिन भेजे इंडिया ने, पूरा एक त्यारा, पूरा एक प्लेन भेजा। उसमें कुछ लोग ये कहते हैं ना कि वो तो अपना इमेज सॉफ्ट करने के लिए भेजा था, अपने सर जो ये बात आपके ऊपर आ गई, जब आप राशन बांटते हो तो लोग आपको ये कहते हैं, वो तो आपके दिल को पता है ना कि आप क्या करते हो। तो अब अगर इंडिया ये कर रहा है सारा कुछ, तो अभी देखिए उसे देख के, इंडिया को देख के मुसलमानों को भी थोड़ी सी शर्म आई, गैरत आई, उन्होंने भी ये करना शुरू किया। सर अभी मैं बताता हूँ, आपको देख के पाकिस्तानी यूट्यूबरों को गैरत आई, उन्होंने राशन अपने, चाहे वो कैमरे में लोगों को दिखाने के लिए राशन बांटने शुरू कर दिए। उस साइड पे नहीं आते, छोड़ें इस बात को। अच्छा मुझे बताएं, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले की खबर है कि यूनाइटेड नेशंस में एक रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की गई है, उसमें इंडिया ने कहा है कि भाई इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए, ये जंग रुक, यानी कि मुसलमान कंट्रीज को सपोर्ट की है। जी हाँ, बिल्कुल करता है इंडिया। देखिए हम समझ रहे थे कि इंडिया ताकतवर के साथ खड़ा हुआ है, हम लोग सब, पाकिस्तानी मीडिया ये दिखा रहा था कि इंडिया जो ताकतवर है, वो ताकतवर मुल्क है जो उसके इस्राइल के साथ, अमेरिका के साथ, उनके साथ खड़ा हुआ है। अभी मुझे ये बताइए, मुझे जो नजर आता है इंडिया तो गरीब के साथ खड़ा हुआ है, इंडिया तो एक आम जो लोग हैं मजलूमों के साथ खड़ा हुआ है, उन्हें राशन भी भेज रहा है, उनके बारे में ये भी कह रहा है कि जंग बंद होनी चाहिए। तो सर गलत खबर हमारा मीडिया घुमा फिर आके हमारे मुंह पे मार देता है और उस खबर को हम सुनना चाहते हैं। और आपकी मेहरबानी शुएब भाई, मुझसे ऐसी बातें ना निकलवाया करें, मैं बहुत सी बातें कंट्रोल कर जाता हूँ बीच में, मैं नहीं बोलना चाहता। इस बात में कोई शक नहीं है कि आबिद भाई जैसा जो इंसान है अक्सर मार इसी वजह से खाता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में होता है, जो माइंड में होता है, वो बात कर देता है, और उससे शायद बहुत सी चीजें फेस भी करना पड़ती हैं। आबिद भाई नॉर्मल करते हैं माहौल को। मुझे ये बताएं, जैकेट बड़ी प्यारी पहनी है, बड़ी शाइन कर रही है, थैंक यू। किधर से ली है और कितने की ली है? यार एक्चुअली आपको पता है कि मैं मेड इन पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तानी जैकेट नहीं है। तो फिर मेड इन पाकिस्तान को क्या बताता हूँ ना, अब आप मुझे कोई गिफ्ट दो तो मैं क्या आपसे गिफ्ट लूंगा नहीं। तो ये इसी तरह ही लंदन में है, मेरी खाला लगती हैं, मतलब उन्होंने, उनके बेटे ने जो है ना मुझे गिफ्ट भेजा था इधर। तो ये बड़ी कॉस्टली जैकेट है, ये सस्ती मस्ती नहीं है, ये बड़ी महंगी जैकेट है। तो अपनी एडवर्टाइजिंग भी कर रहा हूँ ना मैं, तो मुझे खुशी होती है कि ये पाकिस्तान में बनी होती। अरे यार एक और चीज छोड़ो, ये तो आपने हाथ लगाया तो मुझे कुछ और भी याद आ गया है। अभी देखिए ऑडियंस से बम निकालने लगा। अपनी ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा, ये देखिए आज मैंने एक मोबाइल लिया है, मेरा मोबाइल गिफ्ट है ये? नहीं कोई गिफ्ट गुफ्ट नहीं है भाई, महंगा बहुत है ये।
तो ये 65,000 का जो है ना पाकिस्तान में मुझे मिला है। ये तो कौन सा मोबाइल है ये देखिएगा जी, ये देखने Galaxy वाले। है जी, उसका सैमसंग का ठीक हो गया, A14। ठीक हो गया। इसकी जहां से भी आप देख रहे हैं वहां पे क्या कीमत है ये बताइएगा। हाँ, ये आपको मैं कितनी अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि आप जिस जिस कंट्रीज में हैं, आप चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे किसी भी कंट्री में हैं, तो मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, देखिए मुझे 65 का मिला है पाकिस्तान में ये, ठीक है। तो ये कितने का होता है और कितने का मिलता है आपकी कंट्रीज में, और हमारे साथ क्या जुल्म हो रहे हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा। आज मैंने अपनी ऑडियंस से बहुत सी बातें पूछी हैं, तो इंशाल्लाह वो मुझे जवाब देंगे हर चीज का। भाई मैंने नोट किया कि आज बड़े एनर्जेटिक भी नजर आए और बड़ी आपने वो, मैं ये समझता हूँ कि इधर मेरी जगह कोई और यूट्यूबर या कोई जर्नलिस्ट या कोई और होता तो आपसे वो स्टेटमेंट निकलवा लेता कि आपके लिए मुश्किल हो जाता। सर बिल्कुल, मैंने रिसेंटली आपको बताया था, वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो आते हैं, बड़ा नाम है, मैं उनका नाम ले नहीं सकता क्योंकि मैं लेना चाहता नहीं ठीक हूँ, है। बड़ा नाम है, और वो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, वजीर आजम, बड़े बड़े लेवल के लोगों के वो इंटरव्यू करते हैं, उनके मुंह से बातें निकलवाते हैं। ठीक है। उनकी टीम, और वो उन्होंने लास्ट टाइम जब मैंने उनकी बात की थी ना मीडिया पे, उनका मुझे कॉल भी आया था, ठीक है। तो उनकी टीम और वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहे ठीक हो कि गया। किसी तरीके से आबिद भाई जो है ना इनके शो में आ जाएं, इनके स्टूडियो में आ जाएं। अब देखो स्टूडियो में जाने का मैं डरा भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं डरा हूँ, ठीक है। मैं हकीकत कह रहा हूँ कि मैं डरा हूँ। देखिए मैं अपनी ऑडियंस से बताना चाहूंगा, देखिए मैं उस लेवल का पढ़ा लिखा नहीं हूँ जिस लेवल के वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ। उन्होंने बात को कहाँ से घुमाना है, कहाँ से लेके जाना है, सही बात को भी गलत करना मीडिया जानता है। फिर आज के ये वीडियो में हम मेरे ख्याल से थंबनेल ये लगाएंगे कि पीएम मोदी के फैन आबिद अली डर गए। नहीं नहीं, डरता डरता मैं किसी के बाप से भी, ठीक है, खैर अच्छा लगा जी। डरता डरता मैं किसी से भी नहीं हूँ। हाँ। लेकिन सर देखिए, आप समझें बात को कि सही चीज को, सेफ साइड रखनी चाहिए। सेफ साइड होनी चाहिए। अब वो किसी भी चीज, जर्नलिस्ट हैं, मैंने पहले एक दो जर्नलिस्ट के साथ में फंसा था ना, उन्होंने मुझे क्या फंसाया था, ठीक है। तो मैं ना जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो सीधी बात करने वाला इंसान हूँ। ठीक हो गया। उधर मैंने सीधी सीधी बातें करनी है, उन्होंने मतलब अजीबो गरीब निकाल लेने हैं, इवन के वो मुझे स्टेट का गद्दार करार दे दें, ये भी हो सकता है। और पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ कि जो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ, जिसने पाकिस्तान के लिए कोशिश की कि पाकिस्तान को बेहतर करना है, इसने सच्चाई दिखाई। जी हाँ, जिसने सच्चाई दिखाई, या तो वो जेल में था, या उसे फांसी दे दी, या उसके प्लेन में बम फट गया, या फिर इमरान रियाज जैसा हाल होता है जिससे बेचारे से- अरशद शरीफ की अगर बात अच्छा। करें, जिनके नाखून उखेड़ लिए गए और खैर, अभी इमरान रियाज की बात बताता हूँ, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था लास्ट टाइम, तो उनसे तो बेचारे से सही बोला भी नहीं जाता। उनके ये हालात है, कितनी क्या उन पे टॉर्च हुआ होगा, क्या उन पे जुल्म हुए टॉर्चर हुआ होंगे, होगा। जी हाँ, क्या जुल्म उनके ऊपर हुए होंगे कि आप देखिए कि उस बेचारे से इतने महीनों बाद अपने घर आ चुके ठीक है। हैं, अभी भी नहीं बोला जा रहा। तो खुदा का वास्ता है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं भाईजान, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ अच्छा सकता। लगा जी बात करके। और देखें बहुत सी चीजें हैं जिन्हें देख के हमें बात करनी चाहिए, और इससे ये है कि नफरतें भी नहीं बढ़ती। हमें ये चाहिए सच्चाई जितनी हो, जिस तरह की सच्चाई हो, अनबाइस रह के उसके ऊपर बात करें, जितनी नॉलेज है उस हिसाब से बात करें। ठीक हो गया। और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के हवाले से, जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से आबिद भाई ने बात किया, वो जरूर बताइएगा क्या ये पॉसिबल है। आबिद भाई एक लाइन का, सिर्फ एक लाइन का कोई मैसेज, आज काफी दिन बाद आपकी वीडियो आ रही है, कोई एक लाइन का मैसेज जितने भी देखने वाले हैं, पाकिस्तान से बड़े लोग हमें देखने लगे हैं, जी, जी, बहुत इंडिया से लोग देखते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सबको देखें, मेरा मैसेज हमेशा पीस का होता है, अमन का होता है और मोहब्बत का होता है। गलत फहमी अपने दिमाग से निकालिए, सच्चाई को देखिए कि सच क्या है, और सच को जब लेके आप चलेंगे ना, यकीन कीजिए, मैं अपनी ऑडियंस को कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। वक्ती तौर पे आप सच के साथ परेशान जरूर होंगे, होता है, लेकिन एंड जीत सच की होती है। तो जब आप सच बोलेंगे और मुहब्बे वतन बने, चाहे आप इंडियन हैं चाहे पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानियों को मैसेज देना चाह रहा हूँ। आज पाकिस्तानियों के ये हालात हो चुके हुए हैं कि पाकिस्तानी चाहते हैं अपने पाकिस्तान को छोड़ के भाग जाना। भाई साहब, माँ बाप बूढ़े होंगे तो उन्हें छोड़ के भाग जाओगे? आप सोचें, कभी पाकिस्तानियों से बात कर रहा हूँ, बीमार होंगे या बूढ़े होंगे, नो डाउट। अच्छा लगा बात करके, और मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान दुनिया में अपनी इज्जत बढ़ाना चाहता है तो हमें चाहिए हम अपनी इकोनॉमी पे वर्क करें। हमें चाहिए कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल क्लियर कट रखें, और अपने जो भी काम है, लाइक आबिद अली का जो बिजनेस है, मेरा जो काम है, या जो भी पाकिस्तानी काम करते हैं उसे ईमानदारी के साथ करें। हमारी आदत ये है कि हम चाहते हैं आबिद भाई अच्छा काम करे, आबिद चाहता है मैं अच्छा काम करूं, जबकि हम दोनों नहीं अच्छा काम कर पाते। ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी? भाई एक और चीज़, लास्ट टाइम मैंने शायद आपको ये बात की थी कि नहीं की थी, मुझे उधर से अमेरिका से कॉल आया, बड़े ही अच्छे हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, और वो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो ऑडियंस में से हैं, वो लाइक करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं। तो उनका मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा आबिद भाई आप पाकिस्तान में जो है ना, आप पाकिस्तान के लिए नहीं बने,
ठीक है। आपको पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। और लोग कमेंट भी करते हैं कि इसे इंडिया भेज दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि आबिद भाई आपका ग्राफ जो है ना, आप प्लीज किसी तरीके से हम आपको स्पॉन्सर करते हैं, आप अमेरिका आए अपने बच्चों को लेके, हम आपको तो नेशनल करवाएंगे किसी भी तरीके से। आप यकीन करें मेरी ऑडियंस मुझसे क्या उम्मीद करती होगी कि मैंने उन्हें क्या जवाब दिया होगा। यकीन कीजिए मैंने उन्हें इनकार किया है। मेरा जीना भी पाकिस्तान में, मेरा मरना भी पाकिस्तान में है, और इस पाकिस्तान को हमने कामयाब करवाना है। ये उभरेगा इंशाल्लाह, कभी तो उभरेगा। तो जब तक ये 2 नंबर पॉलिटिशियन जो हमें मिले हैं ना आज तक, ये 2 नंबर लोग 1 नंबर जब तक नहीं होंगे, जब तक हम लोग आगे नहीं आ नहीं जाएंगे। सकेगी। अच्छा लगा बात करके। आपको आबिद भाई की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।